करेंगे। आपका ये जिम्मेदारी है, ठीक है, कि आप जितना मैं दूं उसको लिखने का प्रयास किया करिए। अच्छा, लिखने में भी जैसे जैसे मैंने बताया, चलिए धीरे धीरे समझाते चलेंगे। जैसे मैंने बता दिया वेदर क्या होता है, उसके कुछ फैक्ट्स हैं, वो किस भाषा का शब्द है। तो जब आप कोई थ्योरी लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, तो यही सब मिला के आपका आंसर कंप्लीट होगा। और जैसे आपने मान लीजिए कहीं छोटा सा सवाल आ गया, व्हाट इज वेदर, वेदर क्या होता है, मौसम क्या होता है, या डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। तो अगर आपको उसका बेसिक पता है कि वेदर किस भाषा का शब्द है, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, इसका मतलब क्या होता है, देन उसका आप कॉन्सेप्ट बताइए कि हाँ ये ऐसे ऐसे होता है, तो वो ज्यादा अच्छा होगा। तो आप लोग यहाँ जितना वर्क होगा होगा, उसके साथ साथ आप होमवर्क ज्यादा होगा आपके लिए, है ना। तो उस पर वर्क करने की कोशिश करिएगा। नहीं समझ में आएगा तो कोई दिक्कत होगा बताइए, है ना। चलिए, तो ऑनलाइन में भी लगभग लोग जुड़ रहे हैं, एक बार बताइए कि सभी को वॉइस वगैरह प्रॉपर जा रही है कि नहीं, है ना। एक बार आप लोग बताइए सभी लोग। चलिए, ठीक। नहीं, मेंस तो यार इंग्लिश में ही लिखना होगा, है ना। हिंदी में कैसे लिखूं। अच्छा, बाईलैंग्वेल है। बाईलैंग्वेल है। अच्छा, दोनों में है। चलिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर तब तो आपके लिए और बढ़िया बात है ना। तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो एक हिंदी का भी शायद पेपर होता है ना अलग से, है ना, हिंदी का ना। चलिए, तो बाईलैंग्वेज है तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप जिसमें कंफर्ट हो उसमें आंसर लिखिए, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है ना, जैसा आपको कंफर्ट लगे, ठीक है। चलिए, तो मेट्रोलॉजी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज बताते हैं कि वेदर क्या होता है ना। आपने सुना होगा मौसम और जलवायु, दो वर्ड सुना है आपने, नहीं। ठीक है, तो वेदर को हिंदी में क्या बोलते हैं, मौसम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मौसम बोलते हैं, ठीक है। और एक टर्म होता है जलवायु। क्या होता है, जलवायु, ठीक है। अभी लिखिए नहीं, कॉन्सेप्ट पहले समझिए फिर लिखिएगा बाद में, है ना। पहले समझो, समझने की एबिलिटी डेवलप करो, है ना। क्योंकि आप रट के आंसर नहीं जा सकते ना, कि मेरा पीएचडी एग्रोनॉमी से ही है ना। हाँ, एग्रोनॉमी से ही, ठीक है। पीएचडी एग्रोनॉमी से तो एमएससी भी एग्रोनॉमी से ही होगा, है ना। आप लोग सभी मुझे लग रहा है एमएससी होंगे, एमएससी हो गया होगा सभी लोगों का, है ना। एग्रोनॉमी से कितने लोग हैं। अच्छा, और जीपीवी से, और मेट्रोलॉजी, और तब तो तुम बताओगे। और आपका भैया एग्रोनॉमी, चलिए ठीक है, तो फिर तो समझ में भी ज्यादा आएगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो दो वर्ड है, एक है हमारा मौसम, एक है हमारा जलवायु। तुम अच्छा, जलवायु को इंग्लिश में कहते हैं क्लाइमेट। इसलिए कह रहा हूँ बार बार समझो, देखो ऐसा होगा, अब तुमने वेदर रट के नहीं जा सकते हो कि वेदर इज अ फेनोमेना, इट इज फ्रॉम ग्रीक वर्ड, अब सब चीज नहीं रट सकते हो, तो समझने का प्रयास करो। आंसर लिखने में समझोगे नहीं तो लिख नहीं पाओगे, भूल जाओगे वहां पे, है ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं करना है कि फैक्ट्स रट लिए तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो फैक्ट्स के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो एक वर्ड है मौसम जिसे इंग्लिश में वेदर बोलते हैं, एक है जलवायु जिसे इंग्लिश में क्लाइमेट बोलते हैं। तो ये बताइए कोई डिफरेंस है या सेम है, क्या डिफरेंस है बताइए। ठीक है, आप बताइए भैया। हम्म, हाँ, तो देखिए ठीक है, लगभग लोग आप सही हैं। देखो दो चीजें, वेदर और क्लाइमेट। वेदर क्या है, एक शॉर्ट टर्म फेनोमेना है। कैसा फेनोमेना है, शॉर्ट टर्म फेनोमेना है, अल्पकालिक है ना। जबकि जलवायु दीर्घकालिक है। अच्छा, मतलब इसका क्या हुआ, जैसे आज बारिश हो रही है, तो ये क्या है, मौसम है। हम लोग बोलते हैं ना आज मौसम खराब है, कभी ये बोलते हैं जलवायु खराब है, नहीं। तो क्या बोलते हैं, मौसम। तो ये शॉर्ट टर्म फेनोमेना, जैसे आज बारिश होने लगे, ठंडी में ओले पड़ने लगे, तूफान आ जाए अचानक से, आंधी आ जाए अचानक से, ये सब क्या है ना। जैसे थंडर स्टॉर्म होता है, बिजली कड़कने लगे, तो ये सब क्या है, मौसम है। तो ये कैसा है, अल्पकालिक है, शॉर्ट टर्म फेनोमेना है। जबकि क्लाइमेट क्या है, इन्हीं वेदर का जब हम लोग लगभग 30 से 31 साल का एवरेज निकालते हैं, मतलब हमने टोटल 30 साल का वेदर का डेटा नोट किया, उसका हमने एवरेज निकाला। एवरेज कैसे निकालेंगे, 30 साल का डेटा है तो 30 साल के डेटा को सम करेंगे और 30 से डिवाइड कर देंगे, समझ गए कि नहीं। तो क्या आ गया, हमारा एक एवरेज वैल्यू आ गया, तो वो जो होगा वो क्या होगा, वो क्लाइमेट होगा। तो क्लाइमेट हमारा जो है, जलवायु है, वो कितने साल का एवरेज है, तो
30 से 31 साल का है ना, 20 से 30 नहीं लिखिएगा है ना, क्योंकि 20 का नहीं लेते हैं हम लोग, 30 या 31 का लेते हैं। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्टिव है नहीं, कभी सिंगल वैल्यू आए तो दोनों ऑप्शन में नहीं रहेगा, या तो 31 रहेगा या तो 30 रहेगा, कहीं 30 लिखा मिलता है कहीं 31 लिखा मिलता है। ठीक है, तो कितने साल का एवरेज लेते हैं हम लोग? 30। एक और चीज आपने क्या जाना कि जो मौसम है वो कैसा है? शॉर्ट टर्म फेनोमेना है। कैसा फेनोमेना है? शॉर्ट टर्म है। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे अल्पकालिक। हिंदी में क्या होगा? अल्पकालिक। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, बताइए, समझ में आ रहा है ना? अल्पकालिक। जो हमारा क्लाइमेट होगा वो कैसा होगा? है ना, लॉन्ग टर्म फेनोमेना। कैसा है? लॉन्ग टर्म। हिंदी में क्या बोलेंगे? दीर्घकालिक। कैसा फेनोमेना है? दीर्घकालिक फेनोमेना है। ठीक है, समझ गए कि नहीं? तो देखिए पहला देखो क्या लिखा हुआ है कि वेदर इज अ स्टेट और कंडीशन, स्टेट और कंडीशन ऑफ अ एटमॉस्फेयर। अच्छा, एटमॉस्फेयर क्या है? वायुमंडल क्या है ना, बताइए। है ना, सिंपल भाषा में अगर हम बात करेंगे तो जो हमारा अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, उसके चारों तरफ जो एक गैसों का आवरण है, जो गैस का एक इन्वेलप है, वो क्या कहलाता है? एटमॉस्फेयर कहलाता है। अभी आगे डिटेल में पूरा एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना जानो कि हमारा ठीक है, हाँ सही बोल रहे हैं भैया आप। कौन है ये, प्रभाकर? हाँ ठीक है, आप सही बोल रहे हैं बिल्कुल। है ना, तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो हमारा क्या है? जो हमारा एक अर्थ है, जो हमारा अर्थ है उसके चारों तरफ जो एक गैसों का एनवेलप है, ये क्या कहलाता है? अर्थ का हमारे एटमॉस्फेयर कहलाता है। ठीक है, तो वेदर क्या है? स्टेट और कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ गिवन प्लेस एंड एट अ गिवन टाइम। जैसे ये भी तो हो सकता है कि हो सकता है कानपुर में बारिश हो रही हो, आपके घर पे बारिश नहीं हो रही हो। तो ये क्या होता है? प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। लेकिन क्लाइमेट क्या है? एक जगह पे वेरी नहीं करेगा, बहुत लार्ज लेवल पे वेरी करेगा। जैसे आप पढ़ते होंगे क्रॉप प्रोडक्शन में कि ये ट्रॉपिकल क्रॉप है, ये टेम्परेट क्रॉप है, ये सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, हॉर्टिकल्चर में विशेषकर आप लोग पढ़ते होंगे। ठीक है, तो वो क्या होता है? बेसिकली लार्ज लेवल पे होता है। या बोलते हैं हम लोग, जैसे आप लोग जीएस में पढ़ते होंगे कि ये ट्रॉपिकल कंट्री है, या कुछ कंट्री ऐसी होती है जो टेम्परेट होती हैं, तो वो एक लार्ज लेवल पे होता है। लेकिन वेदर क्या है आपका? स्मॉल लेवल पे। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? अगला क्या है? वेदर इज अ डेली वेरिएशन। ठीक है ना, डेली वेरिएशन और कंडीशन ऑफ लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर का मतलब क्या हुआ कि जो भी देखिए एटमॉस्फेयर को भी बताएंगे कि एटमॉस्फेयर जो हमारा है वो कितने परतों में बटा हुआ है? कौन कौन सा? हम्म, बताइए भैया। ये ऑनलाइन वाले जितने हैं, अमित जी, अंकिता, प्रभाकर, शैलेंद्र, विकास, बताइए भैया कि एटमॉस्फेयर को कितने लेयर में डिवाइड किया गया है, और नाम बताओ। ठीक है, 5 बताइए कौन कौन सा। एक एक बताओ बताओ, हाँ। ठीक है, तुम बताओ। ठीक है, आप बताओ। ठीक है, कुछ आंसर 4 आ रहा है, कुछ आंसर 5 आ रहा है। ठीक है, तो देखिए, देखिए आप लोग जहाँ भी पढ़े हैं थोड़ा सा, तुम बताओ भैया, बताओ। गधा, सबसे पहले स्ट्रेटो शुरू कर दोगे? हाँ देखो, समझ गया, हाँ। देखो ऐसा है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो 4 परतों में मुख्यतः डिवाइड किया गया है। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। हिंदी में बोलते हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल। अभी आगे पूरा स्ट्रक्चर आज ही पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो मुख्यतः 4 परतें हिंदी में, अभी परेशान नहीं हो, आगे है कंटेंट। कौन सा? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल। इंग्लिश में बोलेंगे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। ठीक है, अब देखो, जैसे आपने, किसी ने लिया नाम एक्सोस्फेयर, किसी ने नाम लिया आइनोस्फेयर, कुछ अभी आप बताएंगे स्ट्रेटोस्फेयर। तो ये बेसिकली अलग से डिवीजन नहीं है, ये उन्हीं के अंदर कुछ कुछ पार्ट है। ठीक है, हाँ ठीक है, कुछ लोग सही हैं। मैं समझा देता हूँ कैसे क्या है, नहीं तो आप कंफ्यूज रहोगे। देखो ऐसा है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? कहीं ना समझ में आएगा तो बताइएगा। ठीक है भैया, देखो ऐसा है, मेरा आर्ट थोड़ा सा वीक है, लेकिन आप समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, ये हमारा मान लीजिए अर्थ पर एनवेलप है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? ये हमारा क्या है? एटमॉस्फेयर है। ठीक है, इसकी ऊंचाई लगभग कितने किलोमीटर है?
बताओ भैया क्या नाम है तुम्हारा? हम्म, ठीक है। कितना किलोमीटर है? इसकी ऊंचाई लगभग 1600 किलोमीटर है, ठीक है। अब है क्या 1600 किलोमीटर में, कि जो ये परत है ना, ये चार परतों में मुख्यतया डिवाइड है ना। एक, दो, ठीक है, एक, दो, तीन और चार, ठीक है। अब जो हमने पहला बताया आपको, पहले परत को बोला जाता है ट्रोपोस्फेयर। पहले परत को क्या बोला जाता है? ट्रोपोस्फेयर। हिंदी में बोला जाता है क्षोभ मंडल। हिंदी में क्या बोला जाता है? क्षोभ मंडल, ठीक है। दूसरे को क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है? समताप मंडल। क्या बोला जाता है भैया? समताप। हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दे रहे हैं जिससे दिक्कत ना हो, है ना। समताप मंडल। तीसरों को बोला जाता है मीजोस्फेयर, ठीक है। जिसे हम लोग बोलते हैं मध्य मंडल। क्या बोलते हैं? मध्य मंडल, ठीक है। लास्ट होता है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर। हिंदी में बोलते हैं ताप मंडल। क्या बोलते हैं भैया? ताप मंडल, ठीक है। तो ये बेसिकली चार नाम हैं, ठीक है। चलिए। अच्छा भैया, किसी को कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है, तुरंत चैट में लिखिएगा आप लोग, है ना। कहीं कोई समस्या हो, ना समझ में आए। तो बेसिकली ये चार है। अब जैसे किसी ने कहा सर एक्सोस्फेयर, तुमने कहा ना एक्सोस्फेयर। देखो एक्सोस्फेयर कोई अलग से लेयर नहीं है। अब हमारा एटमॉस्फेयर यहां तक, थर्मोस्फेयर जहां तक है, उसकी जो आउटर लेयर होगी इसे क्या बोल दिया जाएगा? इसे ही एक्सोस्फेयर बोल दिया जाएगा। क्या बोल दिया जाएगा? एक्सोस्फेयर बोल दिया जाएगा, ठीक है। इसे ही क्या बोल दिया जाएगा? एक्सो स्फीयर बोला जाएगा। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? वाह्य मंडल। क्या बोलते हैं? बाह्य मंडल, ठीक है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? बाह्य मंडल। आपने क्या बताया था? एक आइनोस्फेयर। देखो आइनोस्फेयर अलग से कोई परत नहीं है। अब जो यही थर्मोस्फेयर है ना, इसकी जो लोअर लेयर होगी, थर्मोस्फेयर की कौन सी लेयर? जो लोअर लेयर होगी, ये वाली जो परत होगी, ठीक है, जो नीचे वाली परत होगी, इसे ही क्या बोला जाता है? आइनोस्फेयर। इसे ही क्या बोला जाता है? इसे क्या बोल दिया जाता है? आयनोस्फीयर। हिंदी में बोलते हैं आयन मंडल। क्या बोलते हैं? आयन मंडल, ठीक है। एक और आपने नाम सुना होगा, ओजोनोस्फीयर, ठीक है। तो ओजोनोस्फीयर कोई अलग से परत नहीं है। जो हमारी स्ट्रेटोस्फीयर है, जो हमारी स्ट्रेटोस्फीयर है, इसी में ओजोन परत का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? ओजोन परत का फॉर्मेशन होता है ना। इसीलिए इसको क्या बोल दिया जाता है? ओजोनोस्फीयर बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? इसी को बोल दिया जाता है ओजोनोस्फीयर, ठीक है। क्या बोल दिया था भैया? ओजोनोस्फेयर, समझ गए। तो ओजोनोस्फेयर, आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये अलग से कोई परत नहीं है। ये हमारी कैसी परत है? इन्हीं के सब डिविजन्स होते हैं, ठीक है। किसी के नीचे को बोल दिया गया, किसी के बाहर को बोल दिया गया। अब आपने सुना होगा ओजोन। ओजोन का काम क्या है? चलिए समझते ही चलिए, पूरा वायुमंडल ही पहले समझ लीजिए आसानी से, है ना, तो और अच्छे समझ। चार टिक करिएगा। अगर ऑप्शन में आपसे पूछा जाए कि वायुमंडल में कुल कितनी परतें हैं, तो आप चार के साथ जाइएगा। क्योंकि आप देखो सिंपल है ना, ओजोन स्फीयर कोई अलग से तो परत है नहीं। ये क्या है? इसी को दूसरा नाम है। समझ गए? जैसे आपका एक नाम होता है कॉलेज का, एक नाम होता है घर का। तो आदमी कितने हैं? एक ही है, नाम ही ना अलग अलग है। तो ये सवाल पूछ रहा है कि आदमी कितने हैं? तो आदमी तो एक ही है, नाम दो है ना। समझ गए कि नहीं? तो वैसे ही यहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर को ओजोनोस्फीयर कहा गया। क्यों कहा गया? उसका रीजन क्या है हमारा? उसका रीजन ये है कि चूंकि इसमें ओजोन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? ओजोन का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसे ओजोनोस्फीयर बोल दिया गया। अब ओजोन क्या है, ओजोन का फॉर्मेशन क्या है, ये थोड़ा सा समझ लो, तब आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अब आपने बताइए कि ओजोन का काम क्या होता है। बहुत सुना होगा बेसिक क्लास से कि ओजोन परत जो है छेद हो रहा है, ओजोन परत में ह्रास हो रहा है। तो क्या है ओजोन परत, क्या काम है? क्या करना? कार्बन डाइऑक्साइड को, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, है ना। सूर्य से हमारी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं, हिंदी में बोलते हैं परावैंगनी किरणें। कौन सी किरणें आती हैं? परावैंगनी किरणें आती हैं, जो कि बहुत हार्मफुल होती हैं हम लोगों के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए, एनिमल के लिए। तो ओजोन क्या करता है? उस रेडिएशन को आने से रोकता है, जमीन पे आने से रोकता है, उसको रिफ्लेक्ट कर देता है वापस। तो ये हमारा किसका काम होता है?
ओजोन का काम होता है, ठीक है। तो अब ओजोन बनता कैसे, अच्छा ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है पता है ना। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ सुन लो, ओजोन फॉर्मेशन कैसे होता है, थोड़ा सा ओजोन फॉर्मेशन की बात करते हैं, ठीक है। अब जैसे कहीं पे सवाल आ गया ओजोन के बारे में, ठीक है, लिखने के लिए कि शॉर्ट में आप 2 से 3 लाइन में ओजोन लेयर के बारे में बताइए। तो अगर आपने वहां पे ओजोन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म लिख दिया कि ओजोन बनती कैसे है, तो आपका क्या होगा, वो एडवांटेज हो जाएगा। बाकी तो सब लिखेंगे कि ओजोन पैराबैंगनी किरणों से बचाती है, ये डिटेरियोरेट हो रही है, इसको हमें बचाना है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ये सब चीजें सब लिखेंगे। लेकिन आपने थोड़ा सा वहां ले जाके रिएक्शन एक दो लिख दी कि कैसे ओजोन बना, तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो कैसे बनती है, ठीक है। हाँ, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, अल्ट्रावायलेट से बचाती है। अब देखो कैसे बनता है ओजोन फॉर्मेशन। इसका फॉर्मूला होता है O3, आप सभी को पता है क्या फॉर्मूला होता है, O3 फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखो हमारे एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, लगभग कितना परसेंट, हाँ अप्रोक्सीमेट 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2। अब देखो O3 कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, हमारी ऊपर से ये क्या है, सन भगवान है ना, सूर्य भगवान है। सूर्य से क्या आती है, रोशनी आती है, रेडिएशंस आती हैं। तो जो हमारी हाई इंटेंसिटी वाली रेडिएशंस आएंगी, कौन सी वाली, हाई इंटेंसिटी वाली रेडिएशंस आएंगी, वो कुछ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को, कुछ ऑक्सीजन के कण को ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगी, O2 को किसमें तोड़ देंगी, बताओ। O2 को तोड़ देंगी O और O में, किसमें तोड़ देंगी, O और O में। तो अब कुछ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल किसमें टूट गए, O और O में, समझ गए कि नहीं। कुछ हमारे सोलर रेडिएशन आया हाई इंटेंसिटी वाला, उसने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को, क्योंकि उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा थी, उसमें ऊर्जा बहुत ज्यादा थी, इसलिए उसने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को उसने O और O में ब्रेक कर दिया। अब देखो, अच्छा कुछ मॉलिक्यूल तो ब्रेक हो गए, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल अभी भी तो प्रेजेंट होंगे। ऐसा तो है नहीं सारे के सारे मॉलिक्यूल ब्रेक हो गए हैं, कितने मॉलिक्यूल ब्रेक हुए हैं, कुछ मॉलिक्यूल ब्रेक हो गए। अब क्या होगा, ये जो O है और ये जो O2 है, ये रिएक्शन कर लेंगे, O और O2 मिलके क्या बना देंगे, O3 बना देंगे। कौन बना देंगे, O3 बना देंगे। समझ गए ओजोन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ऐसे ही ओजोन का फॉर्मेशन हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में होता है, ठीक है। अच्छा, जो ज्यादातर ओजोन होता है वो नीचे की लेयर में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, नीचे की परत में पाया जाता है। और इसका कंसंट्रेशन पता है आप लोगों को, बताओ भैया कितना होता है, ओजोन की मात्रा कितनी पाई जाती है, नहीं पढ़े, जो ओजोन की मात्रा है वो कितनी होती है स्ट्रेटोस्फीयर में, हाँ प्रेजेंट का ही बताओ। आ वो CO2 है, 415 CO2 है। बताइए भैया, आप लोग बताइए कि जो ओजोन है वो कितना पाया जाता है। वो तुम लोग सब CO2 पढ़े हो, है ना, उसी को परसेंट को पीपीएम में बदलोगे तो वही 300 पीपीएम आ जाएगा। बताइए आप लोग, बताइए भैया ऑनलाइन वाले, है ना, कौन कौन है। अरे गधा, MM में कैसे होगा, मिलीमीटर में कोई कंसंट्रेशन होता है, मिलीमीटर किसकी इकाई है। तुमने MSc कहाँ से की है, किसके अंडर में थे, BSc KNI से, कीर्ति वर्धन, तू उसी बैचमेट हो गया। चलो, मेट्रोलॉजी पढ़ो, है ना, नहीं तो नाक कट जाएगी। यू आर मास्टर्स इन मेट्रोलॉजी ओनली, और मेट्रोलॉजी नहीं आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ये कह रहा 90%, कौन है ये 90% वाला, अरे प्रभाकर जी, पूरा स्ट्रेटोस्फीयर इसी से भर जाएगा क्या ओजोन से, अगर 90% ओजोन हो जाए ना, तो फिर जो ये AC वेसी है ना, इसमें कोई रोक टोक ना लगे। ये जो आप देखते हैं ना फ्रिज पे रोक लग रही है, कि मतलब रोक इन द सेंस का मतलब कि गवर्नमेंट कह रही है इनका कम यूज करो, AC का कम यूज करो, क्यों, क्योंकि जो उससे हार्मफुल वो निकलती हैं, गैसें निकलती हैं, वो ओजोन को डिप्लीट करती हैं, ठीक है। तो इतना, हाँ, अरे परसेंट में नहीं होगा, बहुत हो गया। क्यूबीएम नहीं, PPM होता है, 2 से लेके 8 PPM, कितना होता है, 2 से लेके
8 ppm तक होता है, समझ गए कि नहीं? 2 से लेके 8 ppm तक होता है। पीपीएम मतलब, हाँ, पार्ट पर मिलियन। पीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? पार्ट पर, हाँ, पार्ट पर मिलियन, ठीक है। समझते चलो, नोट्स में सब मिलेगा है ना, तो नोट्स के लिए मत परेशान हो। पार्ट पर मिलियन। अब देखो पार्ट पर मिलियन क्या होता है। देखो 1% बराबर, अगर 1% को पीपीएम में बदलना है तो कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा? 10,000 से। कितने से? 10,000 से, ठीक है। तो 1% बराबर कितना पीपीएम होगा? 10,000 पीपीएम। कितना पीपीएम होगा? 10,000 पीपीएम होगा। समझ गए कि नहीं? अब ऐसे ही अगर पीपीएम को परसेंट में बदलना है तब क्या करोगे? भाग दे दोगे। कोई वैल्यू पीपीएम में दी है, जैसे 2 से 8 पीपीएम लिखा है, अब आपसे उत्तर पूछ लिया परसेंटेज में, तो क्या करोगे? इसको 10,000 से भाग दे देना। 10,000 से भाग करोगे तो 4 जीरो आगे लग जाएगा। समझ गए कि नहीं? तो बदल लोगे कि नहीं, कि कोई वैल्यू अगर परसेंटेज में दी है तो उसको पीपीएम में करने के लिए कितने से गुणा? 10,000 से गुणा। कितने से गुणा? 10,000। पीपीएम में दी है और परसेंट में आना है तो 10,000 से भाग। समझ गए? परसेंट से पीपीएम गुणा, पीपीएम से परसेंट भाग। समझ गए कि नहीं समझ गए क्या कहना? समझ में आया भैया? ठीक है, चलो। ये याद रखना कि 1% बराबर कितने पीपीएम होता है? 10,000। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, 2 से 8 पीपीएम लगभग ओजोन पाया जाता है। सिडनी चैपमैन करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने सर्वप्रथम बताया था कि ओजोन का फॉर्मेशन कैसे होता। अच्छा, ये थोड़ा सा होल्ड करते हैं, हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, इसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे। बेसिक समझ गए कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, बाकी पूरा अभी मैकेनिज्म आगे पढ़ाएंगे, है ना। थोड़ा लाइन से चलते हैं ना। तो समझ गए कि वेदर क्या होता है, समझ गए कि ये कौन से, अब देखो लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर का मतलब क्या हुआ? लोअर लेयर कौन सी थी? अभी लोअर लेयर कौन सी बताई थी मैंने? सबसे नीचे कौन सी थी? हाँ, ताप सबसे ऊपर थी। सबसे नीचे कौन सी थी? ट्रोपोस्फेयर, हिंदी में क्षोभ मंडल सबसे। तो जितनी वेदर रिलेटेड क्रियाएं होंगी, जितने मौसम संबंधी क्रियाएं होंगी, वो सब की सब कहाँ होंगी? लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में होंगी, क्षोभ मंडल में होंगी। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे बारिश हो, सब की सब कहाँ होंगी? क्षोभ मंडल में होंगी। कहां पे होंगी? क्षोभ। तो वही लिखा हुआ है कि वेदर इज अ डेली वेरिएशन और कंडीशन ऑफ अ लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो कहां पे होता है? लोअर लेयर में। तो देखो तुम्हें वेदर में लिखने के लिए कितनी सारी चीजें मिल रही हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं यही फैक्ट्स केवल बता देता तो तुम इतना नहीं लिख पाओगे, ठीक है। या तुम्हें रट के लिखना हो तो इतना नहीं लिख सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें समझ में है, दो चार बातें पता है, तो तुम उनको इकट्ठा करके जरूर लिख सकते हो, ठीक है। चलो। अच्छा, वेदर क्या है? वेदर परटेन्स टू स्मॉलर एरिया। परटेन्स का मतलब क्या हुआ कि कहाँ पे पाया जाता है। तो वेदर कहाँ पाया जाएगा? स्मॉल एरिया में। जैसे गांव में देखते होगे कि हो सकता है एक गांव में बारिश हो रही हो, दो तीन गांव छोड़ के बारिश नहीं हो रही हो, तो कौन से एरिया में होगा? स्मॉल एरिया में होगा। सिटी में मतलब हो सकता है कानपुर में बारिश हो रही हो, लखनऊ में नहीं हो रही हो सकता है कानपुर में ओले पड़ रहे हो, लखनऊ में नहीं पड़ रहे हो, ठीक है। इवन अ डिस्ट्रिक्ट, मतलब वही डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो पूरे, जैसे कानपुर शहर की बात कर रहे हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते हैं। हो सकता है गोंडा में बारिश हो रही हो, बहराइच में नहीं हो रही हो, ठीक है। तो इवन अ डिस्ट्रिक्ट एंड स्मॉलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम दैट इज अ पार्ट ऑफ डे और कंप्लीट डे, है ना। हो सकता है बारिश कुछ घंटों के लिए हो सकता है मौसम अच्छा या बुरा कुछ घंटों के लिए हो, या हो सकता है पूरे दिन के लिए हो, पर ऐसा नहीं होगा कि पूरे महीने के लिए हो। कभी ये हो सकता है कि पूरे महीने मौसम खराब रहा। बहुत कम, बहुत रेयर होता है, रेयर ऑफ रेयरेस्ट, रेयरेस्ट ऑफ रेयर, मतलब ऐसा समझ लो, है ना। मतलब 2 4 दिन लगातार बारिश हो सकती है, लेकिन एक और महीना भर लगातार बारिश हो तो ये संभव नहीं है। हो सकता है एक, चाहे एक ही दिन बीच में एनवायरमेंट सही होगा, आपका वेदर सही होगा, लेकिन सही होगा। समझ गए कि नहीं? चलो। तो समझ गए कि क्या होता है, वेदर क्या होता है, समझ में आया? तो लिख लोगे कि अगर वेदर आ जाए कि व्हाट इज वेदर, सिंपल आ जाए, है ना। या आप मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखिए कि वेदर का मतलब क्या होता है ना। तो लिख लोगे कि नहीं? या ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट वेदर, ऐसा करके सवाल आ जाए तो लिख लोगे कि नहीं? ठीक है। तो आप आज जो है ये नोट्स तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा आप लोगों को। तो इससे इसकी भी मदद लेनी है, बाकी जो मैं एडिशनल बता रहा हूँ उसकी भी मदद लेनी है, और कुछ आपको एक सेंटेंस मतलब अपने उसमें लैंग्वेज में लिखना है ना। अब वेदर के बारे में मुश्किल से 6 7 लाइन तो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? ठीक है, चलो। तो अच्छा, वेदर एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल वैल्यू, किसमें एक्सप्रेस करते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू में। कैसे न्यूमेरिकल? जैसे तुम लोग कहते हो कि आज बारिश कितने मिलीमीटर हुई है, सुने हो कि नहीं? नापे हो बारिश वारिश की नहीं? है ना। बारिश देखो आप सुनते हो ना,
नहीं देखे हो, चलो कोई बात नहीं, है ना। अच्छा कोई बात नहीं, है ना। देखो ऐसा होता है कि जैसे आप रेडियो में भी सुनते होंगे पहले टाइम में कि आज मूसलाधार बारिश हुई और लगभग 5 मिलीमीटर की वर्षा हो गई, सुने हो कि नहीं ऐसा। तो ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल मतलब जो नंबर में लिखा हो। तो देखो नंबर क्या, 2.5 mm बारिश हुई, 5 mm बारिश हुई, सुने हो कि नहीं। तो ये किस में एक्सप्रेस किया जा रहा है। हाँ। क्लाइमेट को हो सकता है न्यूमेरिकल में ना रहे, क्यों, क्योंकि उसमें बोला जाता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट, तो ये तो वर्ड है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो है नहीं। लेकिन वेदर लिखा जाएगा तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। बारिश लिखा जाएगा तो मिलीमीटर में लिखा जाएगा। हवा की गति लिखी जाएगी तो बोला जाएगा कि आज जो है विंड स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। तो मतलब कोई ना कोई उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं, सभी को आ रहा है ना। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, बताना, मैं दोबारा से समझाऊंगा अगर नहीं समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। समझोगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तो वेदर किस में एक्सप्रेस करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू में। समझा दिया कैसे न्यूमेरिकल वैल्यू लिखोगे, जैसे देखो लिखा है मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर जैसे। अच्छा इसमें एग्जांपल नहीं लिखा तो आप समझ जाना, जैसे रेनी डे लिखा हुआ है, मान लो बारिश हो रही है, तो मिलीमीटर में दिखाएंगे। विंड स्पीड है तो किलोमीटर प्रति घंटे में दिखाएंगे। या कुछ भी होगा तो उसकी यूनिट अपने आप में होगी। अच्छा एग्जाम्पल वेदर के क्या होते हैं, जैसे हॉट डे, आज गर्मी बहुत ज्यादा है, ये क्या है, इट इज अ वेदर, गर्मी बहुत ज्यादा है। जैसे रेनी डे, आज बारिश बहुत ज्यादा हुई। अच्छा आपने ये बताओ रेनी डे क्या होता है, जानते हो कि नहीं। जैसे आप स्कूल में बचपन में पढ़ते होंगे तो छुट्टियां होती नहीं कि यार रेनी डे है, हुई है कि नहीं तुम लोगों, जान नाम 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 नहीं सुने हो तुम लोग। हाँ भैया, अरे अच्छा, रेन गेज देखिए, जो बारिश है उसकी मात्रा हम रेन गेज से ही नापते हैं। लेकिन रेन गेज से नापने के बाद ये बताते हैं कि कितने मिलीमीटर वर्षा हुई है। तो रेन गेज एक इंस्ट्रूमेंट है, समझ गए। रेन गेज क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम ये पता करते हैं कि रेनफॉल कितनी हुई है, लेकिन कुछ ना कुछ इकाई होगी ना, उस इकाई में दर्शाएंगे। ठीक है, तो रेन गेज वो इंस्ट्रूमेंट है, आगे पूरी इंस्ट्रूमेंट की टेबल है, अभी याद कर लेना किससे क्या नापते हैं, ठीक है। हाँ तो मैं क्या बता रहा था, हाँ रेनी डे। तो आपने बचपन में नहीं सुना है कि आज स्कूल में रेनी डे हो गया है, या जरा सा बारिश होती थी तो हम लोग कहते हैं यार रेनी डे छुट्टी है। हाँ। हाँ। तो रेनी डे का एक क्राइटेरिया है, रेनी डे का क्राइटेरिया क्या है, या तो 2.5 mm बारिश हो या उससे ज्यादा हो, तभी क्या बोलेंगे, रेनी डे। मतलब एक दिन में अगर 2.5 mm, 2.5 मिलीमीटर या उससे ज्यादा बारिश हो रही है तो उस दिन को क्या बोला जाएगा, रेनी डे बोला जाएगा। मतलब मिनिमम बारिश कितनी होनी चाहिए रेनी डे के लिए, 2.5 mm। ऐसे ही एक चीज होता है क्रॉप रेनी डे, ये तो सिंपल रेनी डे हुआ। अब हम किसकी बात करते हैं, एक होता है क्रॉप रेनी डे, क्या होता है, क्रॉप रेनी डे। ठीक है, तो क्रॉप रेनी डे के में कितनी बारिश होनी चाहिए, बताओ क्या नाम है तुम्हारा, नाम क्या है। हाँ भैया शुभम बताओ, क्रॉप रेनी डे क्या होता है। हाँ, जब 5 mm या उससे ज्यादा बारिश हो एक दिन में, तो फिर इसे क्या बोलेंगे, ये लिख ले, ये सब लिखते चलना, जो फैक्ट्स लिखा रहा हूँ बीच बीच में वो लिख लेना, है ना, क्योंकि वो नोट्स में नहीं। हाँ। हाँ तो रिवीजन करो। क्रॉप रेनी डे मतलब 5 mm या उससे ज्यादा बारिश हो एक दिन में तो क्या बोलेंगे, क्रॉप रेनी डे। मतलब क्रॉप रेनी डे का मतलब क्या हुआ, कि फसल के लिए बरसात का दिन कब माना जाएगा, जब 5 mm या उससे ज्यादा बारिश होगा। क्यों, क्योंकि 2.5 mm में फसल का कुछ नहीं होने वाला है, समझ गए कि नहीं। तो फसल के लिए कितना चाहिए, 5 mm या उससे ज्यादा। अब एक और होता है, नाम पता नहीं सुना आप लोगों ने, नहीं, सोइंग रेनी डे एक होता है, नहीं सुने हो, है ना, पढ़ो, है ना। एक होता है आपका सोइंग रेनी डे, ठीक है, क्या होता है, सोइंग रेनी डे, ठीक है। तो सोइंग रेनी डे का मतलब क्या हुआ, मतलब बुआई का बरसाती दिन, ठीक है। तो जब 20 mm या उससे ज्यादा, कितना, 20 मिलीमीटर एक दिन में या उससे ज्यादा बारिश होगी, तो भैया कौन सा रेनी डे बोला जाएगा, सोइंग रेनी डे। तो ठीक है, रेनी डे तीन प्रकार से हो गया, सिंपल रेनी डे, 5 mm, ओ सॉरी 2.5 mm या उससे ज्यादा। क्रॉप रेनी डे का मतलब क्या हुआ, 5 मिलीमीटर या उससे ज्यादा। सोइंग रेनी डे का मतलब क्या हुआ भैया, 20 mm या उससे ज्यादा, ठीक है। अच्छा बताइए भैया, सभी लोगों को समझ में आया जो ऑनलाइन वाले हैं, है ना। बार बार मैं नाम तो नहीं पढ़ सकता आप लोगों का, है ना। अच्छा हाँ बता रहे हैं, ठीक है। बताइए भैया, अमित, अंकिता, प्रभाकर, शुभम, तुम ऑनलाइन में जुड़े हो क्या, अच्छा वो कोई और होगा, चलिए।
ठीक है, सभी को समझ में आ गया, बढ़िया है ना। तो एक बार सोइंग रेनी डे फिर से बता देते हैं। सोइंग रेनी डे का मतलब बुआई का बरसाती दिन। मतलब हम लोग बुआई कब कर सकते हैं, ठीक है। या बुआई का बरसाती दिन मतलब बुआई के लिए सफिशिएंट अमाउंट में पानी कब बरसेगा, कब मानेंगे, जब 20 mm एक दिन में बारिश हो जाए या उससे ज्यादा हो जाए तो हम सोइंग रेनी डे उसको बोलेंगे। ठीक है, समझ गए। तीनों सिंपल वैल्यू है, एक क्राइटेरिया है कि इतना बारिश होना चाहिए। ठीक है, तो समझ गए कि नहीं। तो देखो, आप वेदर के बारे में आप लगभग 1 पेज लिख सकते हैं। ठीक है, कि उसके इंट्रोडक्शन से लेकर के और मतलब कैसा क्या है उसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करके लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। तो आपका ये होमवर्क भी है। आप, मैं क्या बोला, आपको मेरे साथ काम करना होगा अगर आपको स्किल इंप्रूव करनी है लिखने की। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कुछ लोगों ने इसमें डिग्री कॉलेज से डिग्रियां ली होंगी। ठीक है, डिग्री कॉलेज से कितने लोगों ने ग्रेजुएशन किया है? सबने लगभग किया ही है डिग्री कॉलेज से। तो वहां क्या होता है, लिखने की स्किल इंप्रूव नहीं हो पाती है, ऐसे ही तुम लोग लिखो के हो जाता है मामला। ठीक है, इवन जो यूनिवर्सिटी, हाँ यूनिवर्सिटी से भी जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनकी भी लिखने की स्किल इतनी अच्छी नहीं होती, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। जो मेहनत नहीं करेगा उसका अच्छा नहीं होगा, है ना। तो आप लोग लिखने का प्रयास खुद से किया करिए, खुद सोच सोच के लिखा करिए कि ये हमने समझा था, क्या हमने लिखा। थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होंगी, पहले गलत लिखोगे लेकिन धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, चलिए। हाँ मुझे पता है ना। चलो, तो वेदर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं क्लाइमेट की, कि क्लाइमेट क्या होता है। तो जैसा मैंने बताया था, वेदर क्या है, शॉर्ट टर्म है। क्लाइमेट भी समझा दिया, ये कैसा है, लॉन्ग टर्म है। कितने साल का एवरेज, तो 30 से 31 साल का एवरेज लेते हैं। ठीक है, तो क्लाइमेट इज अ जर्नलाइज्ड वेदर और समेशन ऑफ वेदर कंडीशन ओवर अ गिवन रीजन ड्यूरिंग ए कंपेरेटिवली लॉन्ग पीरियड। कैसा होगा, ठीक है। सवाल ये भी आ जाएगा कि डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, फटाक से लाइन खींचो बीच में और बढ़िया से डिस्क्राइब करके लिखो। फर्जीफिकेशन नहीं लिखना कभी, जो लिखो पॉइंट एकदम क्लियर लिखो। कैटेड में उसमें सेमेस्टर में पास नहीं होना है कि तुम पता चला कुछ भी घोंच पांच के लिख रहे हो, वेदर इज इंपॉर्टेंट, वेदर इज ये, वेदर इज वो, वेदर इज वो, फेंक देगा कॉपी तो वहां पढ़ेगा भी नहीं। कम लिखो और उसको एकदम गुणवत्तापूर्ण लिखो। गुणवत्तापूर्ण का मतलब क्या हुआ, कि उसमें लगे कि मैटर है, ये लगे कि बंदे को, स्टूडेंट को वेदर के बारे में जानकारी है। भले ही तुम 2 लाइन लिखो, इसमें से भी तुम 2 लाइन और कम लिख दो, बेसिक बात ही बता दो, लेकिन गलत मत लिखो। क्योंकि जब भी कोई एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा, जब आप लोग भी, जैसे हम लोग अभी धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं, अब तो पीएचडी आ रहा है, तो हम लोग भी कभी बीएससी की कॉपी चेक करते हैं, एमएससी की कॉपी चेक करते हैं। तो मान लीजिए मौका मिला तो हम लोग भी यही देखते हैं कि पता चला पूरा पथन्ना भर दिए हैं और उसमें रामायण लिख दिए, तो गुस्सा और लगती है कि मतलब आता जाता कुछ नहीं है, पन्ना पूरा भरे हैं और उसमें क्या लिखा है तो खुद जानना है, तो खुदा जानना है। तो वो एक गड़बड़ चीज होती है। तुम कम लिखो, सही लिखोगे तो तुरंत फट से तुम्हारा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान दिया करो, है ना। चलिए ठीक है, कोई नंदनी से पढ़ा है, कोई सुल्तानपुर अलग कौन सा केएनआई से है ना, और एक परमहंस है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आप प्लेटफॉर्म अच्छा मिला है, यहाँ पे कुछ सीखो, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है ना। जभी से अवसर मिले तभी से सीखना चाहिए, है ना, इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वेदर क्या हो गया, लॉन्ग पीरियड का हो गया, समझ गए। सॉरी, क्लाइमेट क्या होता है, लॉन्ग मतलब वेदर का ही समेसन लेते हैं, एवरेज निकालते हैं और हम लोग लॉन्ग समय के लिए लेते हैं। अगला, अब वेदर क्या होगा, लार्ज एरिया के लिए होगा, जैसे जोन, जैसे कि स्टेट हो सकता है उत्तर प्रदेश का क्लाइमेट अलग हो और आप सिक्किम में चले जाओ क्लाइमेट अलग हो। उत्तर प्रदेश का क्लाइमेट अलग, राजस्थान का अलग, राजस्थान का अलग, मध्य प्रदेश का अलग, मध्य प्रदेश का अलग, जम्मू कश्मीर का अलग। तो वहां मौसम नहीं अलग है, वहां क्या क्या है, जलवायु ही अलग है। बोलते नहीं कि वहां की जलवायु उनको सूट नहीं किया, समझ रहे नहीं। तो ये क्या होगा, लार्ज लेवल पे होगा, जैसे कि जोन, जैसे कि स्टेट, जैसे कि कंट्री, है ना। हो सकता है क्या है ही इंडिया का क्लाइमेट अलग, चाइना का अलग, हो सकता है इंडिया और दूर चले जाओ, साउथ कोरिया का अलग, एकदम ही अलग, समझ गए कि नहीं। ठीक है, या कंटिनेंट और होल ऑफ कंटिनेंट, है ना। लॉन्ग लॉन्गर ड्यूरेशन टाइम लाइक मंथ, सीजन और ईयर। ठीक है, जैसे कि आप ठंडी का मौसम अलग और वो, ठीक है। तो क्लाइमेट कैसा होता है, नॉर्मल एंड एवरेज होता है। जैसे कोल्ड सीजन है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, पहले ही बता दिया था, टेम्परेट क्लाइमेट है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। ठीक है, जीएस में सर आपको और बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे पूरा कैसे क्या होता है। ठीक है, चलो। तो क्लाइमेट समझ में आ गया, वेदर समझ में आ गया थोड़ा। हाँ, आवर नहीं, 30 से 31 साल, है ना, आवर नहीं लिखना। मौसम के 30 से 31 साल के एवरेज को हम जब करते हैं तो फिर क्या आता है, क्लाइमेट आता है। ठीक है, अब बात करते हैं। तो वेदर समझ में आ गया, क्लाइमेट समझ में आ गया, थोड़ा बहुत एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर समझ में आ गया, क्या कह रहे हो, ठीक है, इतना समझ में आ गया।
अब हम बात करते हैं मेट्रोलॉजी की। मेट्रोलॉजी है ना, जैसे कि शुभम जी ने देखो मेट्रोलॉजी में एमएससी किया है ना। मेट्रोलॉजी, एग्रोमेट्रोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, एग्रो क्लाइमेटोलॉजी, ऐसे तीन चार शब्द होते हैं। कभी आ जाएगी डिफाइन मेट्रोलॉजी, डिफाइन एग्रोमेट्रोलॉजी, तो पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं मेट्रोलॉजी क्या होती है, ठीक है। और मेट्रोलॉजी क्या, मेट्रियो ऐसे पढ़ाता है, मेटियोरोलॉजी, ठीक है। कुछ अपना प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है, प्रोनाउंसिएशन कुछ भी करिए, लेकिन अगर अंग्रेजी या हिंदी किसी में भी लिख रहे हैं तो सही लिखिए। प्रोनाउंसिएशन आपका डिफर हो सकता है, जैसे कुछ लोग पढ़ते हैं मेटियोरोलॉजी, कुछ लोग बोल देते हैं मेट्रियोलॉजी, है ना, मेट्रोलॉजी। तो प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर आप स्पेलिंग लिख रहे हैं तो ये सब स्पेलिंग आपकी सही होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए। हिंदी में लिख रहे हो तो हिंदी सही लिखी होनी चाहिए। पर चला तुम्हारा पता ही नहीं चल रहा है कि मौसम है कि मौसम है कि गम है कि क्या है, तो वो दिक्कत कर देगा, ठीक है। तो आप जैसा भी लिखो एकदम क्लियर लिखो। हिंदी में बोलेंगे इसे मौसम विज्ञान, मेट्रोलॉजी को बोलेंगे मौसम विज्ञान, ठीक है। मेट्रोलॉजी, तो मेट्रोलॉजी क्या है, ये ब्रांच है किसकी, फिजिक्स की ब्रांच है। किसकी ब्रांच है, फिजिक्स की ब्रांच है, जिसके अंदर हम लोग क्या डील करते हैं, फिजिकल प्रोसेस इन द एटमॉस्फेयर दैट प्रोड्यूस वेदर। कोई भी मौसम है, बरसात है या ओला है या टेम्परेचर ज्यादा है, तो अचानक से तो हो नहीं जाता है। कोई ना कोई क्या होगा, फेनोमेना चल रहा होगा, हमारे कोई ना कोई क्रियाएं चल रही होंगी हमारे वायुमंडल में, तभी तो हमारा मेट्रो मतलब रिजल्ट आएगा या मतलब रेनी डे होगा, ठीक है। तो ये मेट्रोलॉजी जो ब्रांच है फिजिक्स की, वो यही डील करती है कि क्या फिजिकल प्रोसेस एटमॉस्फेयर में चल रहा है, ठीक है। जैसे हम लोग तो मेट्रोलॉजी एग्रीकल्चर में कम पढ़ते हैं, कम इन द सेंस का मतलब कि उतना यूज नहीं है। लेकिन जैसे आप देखते होंगे प्लेन वगैरह जब उड़ती है, तो जब कैप्टन प्लेन उड़ाने से पहले मूवी में देखे होगे नहीं, कि मैं कैप्टन, फिर पूरा बताता है आज विंड स्पीड इतना किलोमीटर प्रति घंटा है, हमारा तापमान इतना है, हम इतनी ऊंचाई पे उड़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर कहीं पे वेदर खराब होता है तो देखो फ्लाइट को क्या किया जाता है, अगर उड़ रही है तो बीच में कहीं लैंड करा लिया जाता है या फ्लाइट कैंसिल कर दी जाती। तो बिना मेट्रोलॉजी के वो संभव नहीं है। भाई जितना पूरा आपका प्लेन है वो किस पे चलता है, रडार सिस्टम पे चलता है। वहां ड्राइवर तो है नहीं कि पता चला यूपी की सड़कें हैं, गड्ढा आ गया तो बगली से निकाल लो। ऐसा तो सिस्टम है नहीं वहां पे। भाई आसमान में ऐसा हो सकता है क्या कि अरे आगे पानी बरस रहा मोड़ लो इसी, ऐसा तो संभव है नहीं कि चलो शॉर्टकट से चलेंगे, यहाँ पानी भरा तो इधर से घुमा लो, ऐसा तो है नहीं वहां कि है। नहीं है वहां, क्या सब रडार सिस्टम से चलता है। तो अगर वहां पे आगे वेदर खराब है और पहले से तुमको नहीं पता है, तो फिर क्या होगा, मामला गड़बड़ा जाएगा। तब भी देखो इतना सब कुछ टेक्नोलॉजी होने के बाद भी बहुत बार देखो दुर्घटनाएं हो जाती हैं, आपने सुना होगा बहुत सारी, ठीक है। तो मेट्रोलॉजी का सोचो वहां पे बहुत ज्यादा यूज है। अभी एग्रीकल्चर में हम लोग अभी उतना एक्यूरेट नहीं है, थोड़ा सा हमारा ये अभी टेक्नोलॉजी का दुर्भाग्य कह लीजिए कि उतना अच्छा फोरकास्टिंग नहीं है ना। आपने अभी आगे पढ़ाऊंगा वेदर फोरकास्टिंग एक चीज होती है। वेदर फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है कि मौसम पूर्वानुमान, जैसे आप सुनते होंगे पहले ही बाजा पा जाता है, तुम लोग मोबाइल में देख लेते होगे कल बारिश होगी कि नहीं होगी, तो हो सकता है जो वो बताता हो उतना सही एक्यूरेट ना निकलता हो, ठीक है। तो मेट्रोलॉजी क्या है, एक ब्रांच है किसकी,